नमस्कार साथियों, मैं राकेश भटनेरी विकल्प क्लासेज उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज से अपने एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और उस श्रृंखला के अंतर्गत अपने सीईटी को सबसे ज़्यादा प्रमुखता देंगे और सीईटी के पेपर को ध्यान में रखते हुए हम पिछले साल ओल्ड पेपर्स में पूछे गए जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का आंकलन करेंगे, बताएंगे किस प्रकार के प्रश्न आए थे और कहाँ कहाँ से आए थे। और सबसे पहले हम जो श्रृंखला शुरू करने वाले हैं वो 12वीं लेवल की श्रृंखला है। 12वीं के अंतर्गत 6 पेपर पूछे, 6 स्तरों में पेपर हुआ था और उसमें से पहले तो हम करेंगे 12वीं का, फिर ग्रेजुएशन लेवल के पेपर्स अपने करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले, सबसे पहले यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है ना 12वीं लेवल का, तो वो देखेंगे एक बार। और उसके बाद जो है ए पहला पेपर हुआ था तो ए ग्रुप में, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर बात करते हैं कि ये है पहला, ये है सामान्य हिंदी, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो दिया गया है संधि, संधि और संधि विच्छेद। क्योंकि जब भी आपके पाठ्यक्रम में का जो पाठ्यक्रम जारी होता है तो सबसे पहले संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये निश्चित रूप से आपके सिलेबस में होता है, पाठ्यक्रम में होता है। तो सबसे पहले जो दिया गया संधि और संधि समास, उसके बारे में हम आगे भी ऑनलाइन क्लास आपको देंगे यूट्यूब चैनल पर। फिर आया है सामासिक, सामासिक सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह। तो समास विग्रह और सामासिक पदों की रचना के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर तीसरा जो है उपसर्ग के बारे में भी पढ़ेंगे, प्रत्यय है। फिर ये जो याद करने वाली बात है पर्यायवाची शब्द, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप पर्यायवाची शब्दों को याद कर लेते हो तो हिंदी का अधिकांश शब्दकोश है वो आपको याद हो जाता है। तो पर्यायवाची बिल्कुल जरूरी है। विपरीतार्थक, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, विलोम शब्द के भी बारे में बात करेंगे अपने। अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक भी पर्यायवाची की तरह ही होते हैं लेकिन अंतर होता है। जैसे पर्यायवाची में क्या होता है, आंख, नयन, लोचन, दृग, ये एक यानी आंख की बात कर रहे हैं। अनेकार्थी में क्या होता है, जैसे अपने बात करेंगे खग, खग की बात करेंगे तो ये खग है ना, वैसे तो पर्यायवाची तो है ये पक्षी का, लेकिन अनेकार्थी से की दृष्टि से देखा जाए तो खग का मतलब, ख का मतलब होता है अंतरिक्ष, क का मतलब होता है गमन करना। अंतरिक्ष में जो जो चीजें गमन करती है वो सारी अनेकार्थक होती है। जैसे पक्षी भी हो जाता है, पतंग भी हो जाता है, खग सूर्य भी होता है, खग बादल भी होता है, खग तीर भी होता है, समझ रहे हो ना। तो ये खग का पर्यायवाची है, तो ये अनेकार्थी है। शब्द युगम, ये भी आपको मिलेंगे, एक प्रश्न निश्चित रूप से आपसे पूछा जाता है। फिर आ जाता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये अगर शब्द भंडार पढ़ेंगे, शब्द विचार पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आता है रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें एक आता है विकारी शब्द और एक आता है अविकारी। तो अविकारी और विकारी दोनों याद आता है। अगर इनकी जगह विकारी और अविकारी शब्द भी आ जाए तो यही होते हैं। शब्द शुद्धि के बारे में भी चर्चा करेंगे। शब्द शुद्धि के बारे में चर्चा करने से पहले बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, जैसे प्रत्यय पढ़ने पड़ेंगे, उपसर्ग पढ़ने पड़ेंगे, हमें संधि पढ़ने पड़ेगी। ये तीन चीजें अगर हमने पढ़ रखी है तो शब्द शुद्धि में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है बात। और वाक्य शुद्धि और अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण भी बताएंगे क्या क्या है ना। अनावश्यक पद संबंधी होती है, वचन संबंधी, लिंग संबंधी, है ना। ये सारी अशुद्धियां भी वाक्य शुद्धि में आने वाली है। और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का भी एक किया गया है पाठ्यक्रम में। मुहावरे, लोकोक्ति आपको पता ही है, हम पढ़ते आ रहे हैं दूसरी तीसरी क्लास से। और फिर आता है अंग्रेजी के प्रभाषिक, प्रभाषिक तकनीकी शब्दों के समार्थक हिंदी शब्द, यानी तकनीकी जो कार्यालय भाषा के अंतर्गत दो दो शब्दों का प्रयोग होता है वही अंग्रेजी शब्द आएंगे, सारी अपने नहीं पढ़नी है। और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, यहाँ से भी पिछली बार एक प्रश्न आया था और एक एक प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से आपसे पूछे। और अब हम जो 10 प्रश्न करने वाले हैं, तो 12वीं लेवल का जो पेपर हुआ था सीईटी का,
में से पहला ए जो ग्रुप का पेपर हुआ था उसके जो 10 प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या था। तो पहला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। किस क्रिया का भाई? अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। अकर्मक क्रिया यानी हम जब पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर नहीं पड़ता बल्कि कर्ता पर पड़ता है। कर्ता के मन में आता है तो क्रिया हो जाएगी, कर्ता के मन में क्रिया करने की नहीं है तो वो क्रिया नहीं होगी। सकर्मक का मतलब होता है क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता कितना ही जतन कर ले क्रिया करने के लिए, लेकिन जब तक कर्म सामने नहीं होगा तो क्रिया नहीं हो पाएगी। मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त रूप से बता देता हूं कि अकर्मक क्रियाएं वे होती है जो कर्ता करेगा तो ही होगी, चाहे उसके लिए आप कितना भी जतन कर लो, कर्ता को उकसाने के लिए आप कुछ भी कर लो, अगर कर्ता के मन में जब तक करने की नहीं आएगी क्रिया नहीं होगी। जैसे अगर नाचना क्रिया है, नाचना क्रिया है वो तब तक नहीं होगी जब तक क्रिया कर्ता के मन में नहीं आएगा। चाहे आप डीजे बजा दो, ढोल बजा दो, ताली बजा दो, कुछ भी बजा दो, लेकिन कर्ता के जब तक मन में नहीं आएगा ना क्रिया होगी। कई कहते हैं कि नाचना क्रिया हो जाती है, डीजे बजाने से नाचना क्रिया हो जाएगी। नहीं होंगे। कई खड़ूस होते हैं मेरी तरह, जिनको कुछ भी बजा दो भैया नाचेगा नहीं, जान निकाल दो मार मार के पर नाचेगा नहीं, क्योंकि नाचना क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है ना। तो ये अकर्मक क्रिया होगी, है ना। हम विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे इनके बारे में। तो यहाँ देखा है सकर्मक क्रिया कि कर्ता के मन में तो है वो क्रिया करने की, लेकिन जब तक कर्म नहीं आएगा ना क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ देखिए पहला है कि कपिल आम खाता है। कपिल आम खाता है। तो देखिए पहली बात तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म निश्चित रूप से मिलेगा आपको, और अगर नॉर्मल अपने सामान्य तौर पर देखा जाए तो सकर्मक क्रियाएं वह क्रिया होती है जिनमें वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पहले क्या किसी को लगाकर देखेंगे, अगर कोई काल्पनिक उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होती है, अन्यथा अकर्मक होती है। मैंने कहा कपिल आम खाता है। कपिल क्या खाता है? आम। ये तो सकर्मक है, ये तो सकर्मक है। ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। यानी अगर कपिल के मन में है जब तक आम सामने नहीं आएगा क्रिया नहीं होगी। चेतन पानी पी रहा है, क्या पी रहा है कि चेतन पीना चाहता है, लेकिन जब तक चेतन के आगे पानी नहीं आएगा तो चेतन क्रिया नहीं कर पाएगा। तो ये भी क्या है बेटा? ये भी सकर्मक क्रिया है। और सरोज नाटक देख रही है, तो भैया नाटक देख रही है, क्या देख रही है? नाटक। तो ये भी सकर्मक क्रिया है। अगर हमने 3 का देख लिया सकर्मक क्रिया है, तो लास्ट है जो अंतिम है वो अकर्मक हो जाएगी। वह रात भर नहीं सोया। अब ये सोया का मतलब क्या है? कर्ता के मन में नहीं आया तो नहीं सोया। समझ रहे हो ना कि अब कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ये सोना क्रिया जो है अकर्मक क्रिया होती है। तो ये पहला प्रश्न था। तो कोई समस्या नहीं है, अगर आपने पिछली बार पेपर दिया है तो देखते रहना। पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब नहीं आने पर समरण, देख लो समरण पत्र भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? समरण का मतलब परिपत्र या नहीं होता, विज्ञप्ति निविदा नहीं होती है, ये अनुस्मारक हो जाता है। शब्द से ही पता चल रहा है स्मारक। स्मारक मतलब समरक, समरण से संबंधित आ जाता है। समरण से स्मारक याद रख लेना। तो ये अलग है, तो याद रखना ये अनुस्मारक पत्र होता है। इसका उत्तर ये हो जाता है। बात करें विसंगति, ये विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द। विसंगति शब्द जो है ये बेटा कोई ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, इनमें आपको याद ही करने पड़ेंगे। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि आपको मुख्य जो है परिभाषिक शब्दावली वाले जितने भी शब्द है आपको लिखवा देंगे। तो इसका जो उत्तर होता है डिस्क्रेपेंसी होता है इसका उत्तर। तो विसंगति जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है। अभी बात करें यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है। पहली बात तो संधि की बात करेंगे तो संधि जो है 2 वर्णों की होती है। 2 सार्थक शब्द जब पास आते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि मिलकर कोई विकार उत्पन्न करती है, और विकार उत्पन्न हो जाता है ना तो वहां संधि हो जाती है। जरूरी है कि संधि के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि दोनों वर्ण मिलकर किसी नए वर्ण का निर्माण होना चाहिए, है ना। हाँ चलो
यहां देखते हैं कि यहां ये क्या होता है, यशोभिलाषा शब्द जो है यहां पर गुण संधि नहीं है बेटा, गुण संधि नहीं है। गुण संधि में ए, ओ और अर ये तीन बनते हैं, तो यहां ए तो है ही नहीं, नहीं है। ओ है तो यस्सु यस्सु, यहां गुण संधि में क्या होता है, ए आ के बाद में उ आता है, ओ तब बने। उभिलाषा कोई शब्द नहीं होता है, गुण संधि नहीं है। वृद्धि संधि में डबल मात्रा आती है, नहीं है। दीर्घ संधि में आ आता है, ई बड़ी आती है, उ बड़ा आता है, तो ये भी नहीं है। ध्यान रखना यहाँ विसर्ग संधि है बेटा, ये है यस, यस धन अभिलाषा, यस धन अभिलाषा, यस धन अभिलाषा। ध्यान रखना ये जो यस प्लस जो धन अभिलाषा है, बात करें कि विसर्ग संधि के अंतर्गत तीन प्रकार की संधि होती है, तीन भेद किए जा सकते हैं। सत्व विसर्ग संधि, ध्यान रखना, सत्व विसर्ग संधि, उत्तव विसर्ग संधि और ऋतव विसर्ग संधि। देखो सत्व में तीनों सह में से कोई सह बनेगा, ये उत्तव विसर्ग संधि में विसर्ग जो है ओ बन जाएगा, ऋतव विसर्ग संधि में विसर्ग जो है रो बन जाएगा, रे बन जाएगा। तो पहली बात तो ऋतव और सत्व तो नहीं है, ये ओ बना है तो उत्तव विसर्ग संधि है। उत्तव में क्या होता है कि अगर विसर्ग से पहले ए होता है, अगर विसर्ग से पहले ए होता है, समझ रहे हो, और विसर्ग के बाद में ए, विसर्ग के बाद में ए प्लस कोई घोष व्यंजन आ जाए, तो ये विसर्ग जो है, विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहां एक बात करते हैं कि ये जो ओ आया है, ये ओ आया है, एक अवग्रह चिन्ह होता है बेटा, एक अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है, संस्कृत में होता है, तो एस के आकार का होता है। क्या होता है, एस का आकार का होता है। संस्कृत में होता है कि जब उत्तव विसर्ग संधि के अंतर्गत दूसरा शब्द अगर स्वर से शुरू होता है ए से, तो ए गायब हो जाता है, तो ये ऐसे आता है ना, कैप कै धन अपी, कै धन अपी, तो ये क्या हो जाता है, विसर्ग तो ओ हो जाएगा और ये ऐसे हो जाता है। लेकिन हिंदी में ऐसे नहीं होता है, ये यस धन अभिलाषा हो जाएगा। और देखिए विसर्ग से पहले ए है, यानी ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है, और विसर्ग के बाद में क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग ओ हो जाता है, तो यस का क्या हो जाएगा, यसो हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में नहीं होता है, ए को वैसे ही गायब कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, यशो अभिलाषा हो जाएगा, यशो अभिलाषा हो जाएगा। तो ये विसर्ग संधि है। हम विस्तृत रूप से हमें आपको जरूर संधि के बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे जो अब तक आप उन बातों से जानकार नहीं है, जानते नहीं है। अगला प्रश्न है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना यानी खर्च करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है कि दाग लगाए लंगोटिया यार, दाग लगाए लंगोटिया यार, यानी अपनी अच्छी बुरी बातें हैं, आदतें हैं, वो लंगोटिया यार ही जानता है, ये तो नहीं है। थोड़ी पूंजी धनी को खाए, धनी मतलब मालिक को खाती है नहीं। तेल देखो तेल की धार देखो, यानी आप उसकी सार्थकता को देखिए। लेकिन यहाँ जो है ये हो जाता है तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, कि चद्दर जितनी लंबी हो उतना ही पैर पसारने चाहिए। कहने का मतलब है कि खर्च उतना ही करना चाहिए जितना आपके पास है। इसका उत्तर ये हो जाएगा तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। नेक्स्ट, अभी देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखो शुद्ध वर्तनी में रटने वाली बात नहीं है। शुद्ध वर्तनी का जो अपना प्रकरण है वो आप उपसर्ग, प्रत्यय और संधि तीनों आपको समझ में आ जाएगी। तीनों पढ़ लोगे तो सारे शब्दों का पता चल जाएगा, है ना। ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर बात करें तो ये शुद्ध शब्द, इसका अंतर्धान हो जाएगा। कुछ लोगों को रहता है ध्यान, तो ध्यान अगर आ जाए तो गलत ही होता है, ध्यान नहीं होता है, धान हो जाएगा। अनंत ध्यान, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अंतर्धान हो जाएगा। अंतर ध्यान नहीं होता है, विशेष तौर से ध्यान रखना, याद रखना। अंतर्धान होता है तो याद रखना। अभी देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
व्यक्तिवाचक है, अपने YouTube चैनल पर जाकर देखना, संज्ञा से संबंधित एक वीडियो आपको मिलेगा, है ना। हाँ, 3-4 वीडियो मिलेंगे, देखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने बताया था। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती है जो संसार में एक ही है, यानी उसके अलावा है ही नहीं। यानी या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई स्थान हो सकता है, विशेष स्थान हो सकता है, तो इस संसार में एक हो। बहुत सारे, संख्या ज्यादा है तो वो क्या है, जातिवाचक है, और जो दिखाई नहीं देती है वो भाववाचक है। तो अपने देखेंगे कि बकरी, बकरी एक है कि बहुत सारी है, बहुत सारी है। बकरी एक ही थोड़ी है, बहुत सारी है। तो ध्यान रखना, बहुत सारी संख्या में ज्यादा है, इनकी संख्या ज्यादा होती है, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है। यहां देखते हैं जनवरी, जनवरी साल में एक आती है, ठीक है। पृथ्वी इस संसार में मतलब एक ही है। चांदनी चौक बिल्कुल इस स्थान का नाम है, चांदनी चौक। और प्रदीप किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां पर भी देखिए, लड़ाई भाववाचक संज्ञा है, ममता भाववाचक संज्ञा है, हाथ जातिवाचक संज्ञा है, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक है, तालाब जातिवाचक है, नदी जातिवाचक है, समुद्र जातिवाचक होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जनवरी साल में एक आता है, पृथ्वी एक ही है, चांदनी चौक एक ही है, प्रदीप एक ही व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यय युक्त है, यानी किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, जब हम पढ़ेंगे ना इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तो आपको कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। बस जुड़े रहिए विकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, ये सजाना क्रिया होती है, सजाना, सजाना क्रिया होती है, और आवट इसमें प्रत्यय है, इसमें अनु ऐशन है, ये अनु उपसर्ग है, और ऐशन है, ये सम उपसर्ग है, कल्प शब्द है, ये नी उपसर्ग है, वास मूल शब्द है। तो ध्यान रखना, ये तीन में क्या किया गया है, उपसर्ग, तीन में उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, और ये सजाना क्रिया होती है। और जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल धातु ही जुड़ती है, सज, है ना, सजाना, सज या सजना। तो सजावट, ये जो सजावट है ना, आवट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो ये कृत्रिवाचक प्रत्यय है। तो यहां पर ध्यान रखना है, तीन में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और एक में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सजावट वाला आवट प्रत्यय हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे नए आए हैं, तो ध्यान रखना, सारी जो सभी ये प्रश्न है, ये पिछली सीईटी के पेपर में पूछा जा सकता है, और ये जो ग्रुप ए था ना वो है। तो नेक्स्ट अपना अगला जो वीडियो आएगा वो ग्रुप बी वाला पेपर आएगा। ये देखिए नेक्स्ट, इस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है, कि यहाँ पर एक के सामने एक दूसरा इसका विलोम शब्द दिया गया है, लेकिन एक ही ऐसा है जिसका सही है, बाकी तीन गलत है। तो ध्यान रखना है, पहला है निंदा कोप। निंदा का मतलब आप समझ रहे हो, किसी की बुराई करना, लेकिन कोप नहीं होगा। निंदा का जो हो जाएगा प्रशंसा, क्या हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा। कृत गे और कृत घन, स्थूल, स्थूल का नहीं, स्थूल का सूक्ष्म हो जाता है, स्थूल का सूक्ष्म हो जाता है। कटु का क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, कटु का उत्तर मधुर हो जाएगा, कठोर नहीं होता है। तो कृत घन का क्या हो जाता है, कृतज्ञ का, कृतज्ञ का मतलब उपकार मानने वाला, और कृत घन का मतलब होता है उपकार को न मानने वाला। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। ये आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत भी बहुत पूछा जाता है, कि उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ, और उपकार को न मानने वाला जो होता है वो कृतघ्न होता है। तो ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। अब आ जाता है घुड़सवार। घुड़सवार शब्द में समास है। पहली बात तो घुड़सवार समास के जो आप समझ रहे हो कि समास के 6 भेद होते हैं कुल, में से बहुत सारी बातें होंगी। समास तो इतना उलझा हुआ है, लेकिन हम नहीं उलझाएंगे, आपको बिल्कुल सरल तरीके से करवाएंगे, कोई समस्या रहने वाली नहीं है। कर्मधारय में पहला जो शब्द होता है वो विशेषण होता है, इसका मतलब घोड़ा है। इसमें पहला जो शब्द है वो घोड़ा है, और दूसरा जो है वो है सवार, घोड़े पर सवार। यानी पहला जो शब्द है कर्मधारय में पहला विशेषण होता है, तो घोड़ा तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा है। द्वंद्व समास में दोनों पद
क्या होते हैं, समान होते हैं, नहीं ये भी नहीं है। अव्यय भावी में पहला पद अव्यय होता है, नहीं होता। इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जो होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, यानी विभक्ति का लिंग वचन जो है वो दूसरे पद के अनुसार बदलता है। बात करें कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत बात करें, दूसरा पद प्रधान होता है। अब बात करें कि इसमें 7 प्रकार के तत्पुरुष समास के 7 उपभेद किए गए हैं, जिसमें से पहला होता है लुप्त कारक तत्पुरुष समास। लुप्त कारक तत्पुरुष समास। दूसरा इसमें हो जाता है न तत्पुरुष समास, पद की प्रधानता के आधार पर। तीसरा हो जाता है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास। इसमें होता है मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। इसके बाद होता है उपपद तत्पुरुष समास। और पद प्रधानता के आधार पर, पद प्रधानता के आधार पर कर्मधारीय तथा द्विगु समास जो है, ये कर्मधारी और द्विगु समास भी तत्पुरुष के समास हो जाते, भेद हो जाते हैं। यहां पर ये जो घुड़सवार जो शब्द है ना, ये लुप्त कारक में से पूछा गया है। लुप्त कारक में कारक के 8 भेद होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये इसमें जो लुप्त कारक यानी कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है 2 पदों के बीच में से। और यहां पर ध्यान रखना, लुप्त कारक तत्पुरुष समास जो होता है उसमें 8 कारक होते हैं, लेकिन 6 कारक विभक्तियों का ही लोप होता है। इसमें से लुप्त कारक की बात करें तो घुड़सवार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा घोड़े पर सवार। क्या? घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार है उसी को क्या कहा जाता है? घुड़सवार कहा जाता है। यहां पर कारक विभक्ति जो लोप है वो हुआ है, चिन्ह है वो क्या है? पर। और पर जो होता है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अधिकरण कारक जो होता है में और पर, अगर में और पर का लोप होता है तो अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ये जो उत्तर सही हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास माना जाता है और ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। घुड़सवार में तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। सुरभि और सुरभि ध्यान रखना, इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे जब हम संधि करेंगे। तो सुरभि और सुरभि देखो, इसमें याद करने वाली बातें हैं, ज्यादा उसमें सोचने वाली बात नहीं है। इसमें सुरभि का मतलब होता है गंध, और सुरभि एक बड़ी मात्रा आ जाए तो गाय, इसका मतलब होता है गाय, और इसका मतलब होता है गंध। समझ रहे हो ना? तो गंध और गाय, तो ध्यान रखना है, बड़ी मात्रा आ जाए तो गाय, छोटी मात्रा आ जाए तो गंध, बस याद रखना है। तो अब रहा एक प्रश्न कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। देखो यहां पर मैं जो है उत्तम पुरुष है, लेकिन यहां उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं दिया गया है। मोस्टली यहां पर पूछा जा चुका है कि आप चला जाऊंगा। आप मतलब स्वयं, मैं, है ना? तो अंग्रेजी में जो आपने सुना होगा कि आई का मी का माइन हो जाता है ना? तो यू यूअर हो जाता है, वैसे ही आप। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे जब कोई कर्ता अपनत्व प्राप्त करने के लिए कर्ता का ही प्रयोग दोबारा अगर किसी वाक्य में हो जाता है तो इसका प्रयोग ये नहीं कहेगा कि मैं चला जाऊंगा, तो मैं नहीं चला जाऊंगा, ये मैं आप चला जाऊंगा। तो ये आप कौन है? मैं है, और कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। इसका है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। ठीक है, तो ये रहे आज के जो प्रश्न बताए हैं मैंने। सिलेबस आपको पाठ्यक्रम के बारे में बता दिया है, कौन से जो 12वीं लेवल का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बताया है। और जो 2022 के अंतर्गत वो सीईटी का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत पहली पारी थी ए ग्रुप वाले हैं, उनका जो ए ग्रुप है उसमें जो 10 प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में मैंने बताया है। और जो अगला वीडियो आएगा वो जो पेपर बी था, बी ग्रुप का जो पेपर हुआ था, उन प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत नमस्कार। बने रहिए विकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।